हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का बायोलॉजी का चैप्टर 4 जिसका नाम है उत्सर्जन। उत्सर्जन का हम लोग इस वीडियो में जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। इसका अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न हम करवा चुके हैं। अगर आप अभी तक वो नहीं देखें तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर हम इसको जो है एंड स्क्रीन में डाल देंगे, जिससे इस अंतिम में यहाँ 2 वीडियो आपको दिखाई देगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। दोनों में से अति लघुत्तरीय यहाँ पे रहेगा और लघुत्तरीय यहाँ पे रहेगा। आप लोग क्लिक करके वहाँ से देख लीजिएगा, या तो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए हम लोग जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम वृक्क क्या है, यह कैसे कार्य करता है। वृक्क जिसका हम लोग बोलते हैं गुर्दे। तो कृत्रिम वृक्क यानी कि जो मानव के द्वारा बनाया गया वृक्क, एक तो होता है कि प्राकृतिक होता है, जो कि हम लोग के 2 वृक्क होते हैं, यानी 2 गुर्दे होते हैं, साइड साइड दोनों तरफ होता है। ये बात किया जा रहा है कृत्रिम वृक्क का। तो देखिए कृत्रिम वृक्क क्या होता है। इसका उत्तर है कि किसी प्रकार के चोट के कारण वृक्क क्षतिग्रस्त होकर अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। क्षतिग्रस्त वृक्क के कार्य न करने की स्थिति में शरीर में आवश्यकता से अधिक मात्रा में जल, खनिज या यूरिया जैसे जहरीले विकार एकत्रित होने लगते हैं। जब हमारा जो वृक्क है जब क्षतिग्रस्त हो जाता है, किसी कारण चोट लग जाए या किसी भी कारण जब क्षतिग्रस्त हो जाता है, यानी हमारा वृक्क जो है काम करना बंद कर देता है, तो हमारे शरीर में जो है आवश्यकता से अधिक मात्रा में जल, खनिज या यूरिया जैसे जो जहरीले पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर में क्या होने लगते हैं, एकत्रित होने लगते हैं, जिससे रोगी की मृत्यु होने की संभावना रहती है, जिससे जो है रोगी जो है वो मर भी सकता है। ऐसी स्थिति में वृक्क का कार्य डायलिसिस मशीन के द्वारा किया जाता है। ऐसे में जो है वृक्क के जगह पे एक चीज़ लगाया जाता है जिसका नाम है डायलिसिस मशीन। डायलिसिस मशीन जो है वो एकदम वृक्क की तरह कार्य करता है, यानी गुर्दे की तरह कार्य करता है। इसी को कृत्रिम वृक्क कहा जाता है। यानी कि पूछा जाएगा कि कृत्रिम वृक्क किसे कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाएगा क्वेश्चन कि कृत्रिम वृक्क किसे कहा जाता है, तो आप लोग बोलिएगा कि डायलिसिस मशीन को ही कहा जाता है कृत्रिम वृक्क। यह मशीन वृक्क की तरह ही कार्य करता है। इस मशीन में एक टंकी होता है जो डायलाइजर कहलाता है। इसमें डायलिसिस फ्लूइड नामक तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरल पदार्थ में सेलोफोन से बनी एक बेलनाकार रचना लटकती रहती है। यह आंशिक रूप से पारगम्य होता है, यह केवल विलय का ही विसरण होने देता है। डायलिसिस फ्लूइड की सांद्रता सामान्य ऊतक द्रव्य जैसी होती है। डायलिसिस के समय रोगी की शरीर का रक्त एक धमनी के द्वारा निकालकर उसे 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। डायलिसिस के दौरान क्या हो जाता है कि जो समय रोगी जो होता है उस समय उसका जो होता है रक्त को निकाल के धमनी के द्वारा, और उसमें क्या किया जाता है, उसको ठंडा किया जाता है। कितना ठंडा किया जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। इस रक्त को विशिष्ट प्रतिस्पंदक से उपचारित कर तरल अवस्था में ही रखा जाता है। इस रक्त को एक पंप की सहायता से डायलाइजर में भेजा जाता है। यहाँ किए गए रक्त के पुनः शरीर के तापक्रम पर लाया जाता है। पुनः इसी रक्त को पंप की मदद से एक शिरा के द्वारा रोगी के शरीर में वापस पहुंचा दिया जाता है। रक्त के शुद्धिकरण की यह क्रिया हीमोडायलिसिस कहलाता है। रक्त की जो क्रिया होती है इसी को ही हम क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस कहते हैं। ये था पहला का उत्तर। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में वृक्क तथा उससे संबंध उत्सर्जी अंगों का वर्णन करें। यानी मनुष्य में जो वृक्क है, वृक्क मतलब होता है गुर्दे, वृक्क मतलब क्या होता है, गुर्दा। जो हम लोग के शरीर में 2 गुर्दे होते हैं, एक इधर होता है एक इधर होता है, 2 काम करते रहता है, जिसको हम लोग किडनी भी बोल सकते हैं। मनुष्य में वृक्क तथा उससे संबंध उत्सर्जी अंगों का वर्णन करें। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, मनुष्य में वृक्क प्रमुख उत्सर्जी अंग है। उससे संबंध उत्सर्जी अंग मूत्र वाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्रमार्ग, यानी वृक्क से संबंधित ही जो है बहुत सारे अंग जो है उत्सर्जी होते हैं। जैसे है मूत्र वाहिनी हो गया, मूत्राशय हो गया और मूत्र मार्ग हो गया। ये जो तीनों है ये क्या करते हैं, इससे जुड़े हुए हैं। मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क होता है। प्रत्येक वृक्क उदर गुहा की पृष्ठीय देह भित्ति से सटे हुए कसे रुकदंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। बायां वृक्क दाएं वृक्क की अपेक्षा कुछ ऊपर स्थित होता है। जो बायां जो वृक्क होता है वो जो बोल रहा है कि जो बायां वृक्क होता है वो दाएं वृक्क के क्या होता है, कुछ ऊपर स्थित होता है। यानी कि दोनों सेम बराबर साइज में मतलब स्थित नहीं रहता है, एक ऊपर एक नीचे रहता है। ऊपर कौन रहता है, तो बायां वृक्क, ठीक ना। प्रत्येक
ब्रिक ठोस गहरे भूरे रंग का होता है। दोनों जो है, जो ब्रिक है वो ठोस होता है यानी हार्ड कड़ा होता है, और कैसा होता है, गहरे भूरे रंग का होता है, तथा इसका आकार सेब के बीज के समान होता है। आप लोग सेब के बीज के देखिए ना कैसे रहता है, इस तरह से थोड़ा सा मतलब धंसा हुआ रहता है। इसी तरह से हमारा गुर्दा है यानी कि ब्रिक है। यह लगभग 10 सेमी लंबा, 5-6 सेमी चौड़ा और 2.5 से 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। प्रत्येक ब्रिक की भीतरी नतोदर सतह जाइलम कहलाती है। अब आगे देखिए कि इसी जगह से ब्रिक धमनी ब्रिक में प्रवेश करती है तथा ब्रिक शिरा बाह्य निकलती है। ब्रिक के जाइलम से एक मूत्रवाहिनी निकलती है। ब्रिक के जो जाइलम से है ना, क्या निकलती है, मूत्रवाहिनी निकलती है। मूत्रवाहिनी का शीर्ष भाग मोटा होता है, जहाँ से जो ऊंचा वाला जो भाग होता है, ऊपर वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, जिसको शीर्ष बोलते हैं, वो क्या होता है, मोटा होता है। प्रत्येक मूत्रवाहिनी पीछे की ओर मूत्राशय में खुलती है। मूत्राशय नाशपाती की आकार की पतली दीवार वाली एक थैलीनुमा रचना है। नाशपाती के आकार की होते हैं, जैसे नाशपाती हम लोग देखते हैं ना, इस टाइप के होते हैं। इस तरह एक थैलीनुमा होती है, मतलब थैला के जैसा होता है, जो उदर गुहा के पिछले भाग में रेक्टम के नीचे स्थित होता है। मूत्राशय के पिछले भाग से नली निकलती है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। निकलती हुई मूत्र मार्ग द्वारा एक द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। इस तरह मानव के विभिन्न उत्सर्जी अंग की क्रिया संरचना होती है। ये था दूसरा का देखिए उत्तर। अब चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ब्रिक की आंतरिक संरचना का वर्णन करें। इसका उत्तर हो जाएगा, प्रत्येक ब्रिक बाहर से संयोजी उत्तक तथा अरेखित पेशियों से बना एक पतले कैप्सूल से ढका होता है। प्रत्येक ब्रिक में एक बाहरी प्रांतस्य भाग तथा एक भीतरी अंतस्य भाग होता है। यह 15 से 16 पिरामिड जैसी रचनाओं का बना होता है, जिसे ब्रिक शंकु कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, ब्रिक शंकु कहते हैं। प्रत्येक ब्रिक में सूक्ष्म लंबी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है, जो नेफ्रॉन या ब्रिक नलिकाएं कहलाती है। नेफ्रॉन ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। नेफ्रॉन जो है ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है, तो नेफ्रॉन कहलाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कि ब्रिक के द्वारा उत्सर्जन क्रिया कैसे होती है, समझाए। इसका उत्तर हो जाएगा, ब्रिक द्वारा उत्सर्जन की क्रिया 3 चरणों में होती है। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यह एक छन्ना की तरह कार्य करता है। रक्त के साथ यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, प्रोटीन, लवण, ग्लूकोज इत्यादि मिले रहते हैं। अपवाही धमनिका का व्यास, यहाँ पे लिखा जो गलती से आ गया, यहाँ पे लिखा नहीं होगा, ठीक ना। अपवाही धमनिका का व्यास कम होने के कारण ग्लोमेरुलर में रक्त का दबाव बढ़ता है। जब उसका व्यास कम होता है, व्यास कम कहे का मतलब बहुत पतला होता है। जब पतला रहता है तो क्या होता है, उसमें रक्त का जो है दबाव क्या होता है, बढ़ता रहता है। इसे इधर से प्रेशर मारेगा, रक्त ज़्यादा जा रहा है और यहाँ पे जो है जाने का जगह जो है कम है, यानी व्यास कम है, तो दबाव तो बढ़ेगा ही, जिसके फलस्वरूप छानने की क्रिया उच्च दाब पर होने लगती है, यानी कि अधिक क्रिया होने लगती है और रक्त से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। और जिससे जो रक्त में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो खराब चीज़ होता है, वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अब देखिए हम लोग इसका देखते हैं, दूसरा होता है कि ट्यूबुलर पुनर्वेशन। ये देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के द्वारा रक्त से अवशोषित अपशिष्ट पदार्थ में जिसकी आवश्यकता नहीं होती है, उसे जल की अधिक मात्रा में शोषण करके दूषित पदार्थों को निष्कासित कर देता है। यानी कि क्या करता है कि जल की अधिक मात्रा में क्या करता है, उसको शोषण करके दूषित पदार्थों को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तीसरा देखिए है इसका कि ट्यूबुलर श्रोण, ठीक ना। ये इसको देखिए ऐसे लिख लीजिएगा, आधा स त्र व न, इससे अच्छा से टाइप नहीं हो रहा था, ये ऐसा वर्ड टाइप नहीं हो रहा था, इसलिए वैसे लिखा गया। आप लोग इसको ऐसे लिख लीजिएगा, ये वाला। चलिए इसका उत्तर देखिए है कि उत्सर्जन के इस प्रक्रिया में अपशिष्ट पदार्थ मूत्र नालिका से होकर गुजरती है, ठीक ना। अपशिष्ट जो पदार्थ है ना, कैसे निकलते हैं, मूत्र नालिका यानी पेशाब के रास्ते से, और मूत्राशय में जमा हो जाता है, जिस समय समय पर मूत्र मार्ग के क्षेत्र द्वारा बाहर निष्कासित होता है, ठीक ना। यानी कि ये जो है समय समय पर क्या होता है कि मूत्र मार्ग के द्वारा क्या होता है कि बाहर निष्कासित होते रहता है। चलिए देखिए पाँचवा और लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है। इसका उत्तर हो जाएगा, जंतुओं की तुलना में पौधों में उत्सर्जन के लिए विशिष्ट अंग नहीं पाए जाते। जैसे जंतुओं में जो है मतलब उत्सर्जन होता है, उस तरह से जो है पौधों में उत्सर्जन नहीं हो पाता है, ठीक ना।
इनमें उत्सर्जन के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। श्वसन क्रिया से निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड, श्वसन क्रिया से निष्कासित यानी जब वो लोग सांस छोड़ता है तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, एवं प्रकाश संश्लेषण से निष्कासित ऑक्सीजन गैस विसरण क्रिया द्वारा पत्तियों के रंध्रों द्वारा उत्सर्जित होता है। यानी कि यहाँ से देखिए श्वसन क्रिया से निष्कासित यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या ये लेता है और क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या करता है, ये ऑक्सीजन को विसरण करता है यानी छोड़ता है, ठीक ना। वाष्पोत्सर्जन से निकलने वाला जल मुख्यतः रंध्रों द्वारा तथा पौधों के अन्य भागों से विकसित होता है। इस तरह से देखिए इसको क्या कीजिएगा, आप लोग इसको कॉपी में नोट करते जाइएगा। देखिए है कि पत्तियों के गिरने और छाल के अलगाव से इन उत्सर्जी पदार्थों का शरीर से निष्कासन होता है। यानी कि पत्ती अगर गिरता है या तो उसका छाल जो है उससे अलग होता है तो क्या होता है, उसके शरीर से पदार्थों का क्या होता है, उत्सर्जी होता है, ठीक ना, यानी उत्सर्जन होता है, बाहर निकलता है। कुछ उत्सर्जी पदार्थ कोशिकीय रिक्तिकाओं में जमा रहते हैं। विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के दौरान जैसे टेनिन, रेजिन, गोंद आदि के उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण होता है। टेनिन वृक्षों के छाल में, रेजिन एवं गोंद पुराने जाइलम में संचित रहता है। अगर आप पीपल बरगद की एक ताज़ी पत्ती को तोड़ो तो आपको उजला दूधिया गाढ़ा लैक्टेस निकलता है। यानी कि जब आप लोग पीपल हो या बरगद हो ये सभी के पत्ते को अगर ताज़ा जो पत्ता होता है अगर आप उसको तोड़ेंगे तो दूधिया कलर का यानी उजला कलर का कुछ पदार्थ निकलता है। बबूल के पौधे में गोंद उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पाया जाता है। जलीय पौधे उत्सर्जी को विसरण द्वारा सीधे जल में निष्कासित करते हैं, जबकि स्थलीय पौधे कुछ उत्सर्जी पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में निष्कासित करते हैं। ये था देखिए चौथा चैप्टर का दीर्घोत्तरीय प्रश्न का कि आंसर, ठीक ना। तो ये भी हम लोग जो है देख चुके हैं। अब इसका देखिए 5वां चैप्टर का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब 5वां चैप्टर का भी हम वीडियो जो है बना चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा वहाँ से चेक करके और उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक ना। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।